नमस्कार, मैं हृदय कुमार चंबा साहब सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना कैटेगरी कैसे चूज करें। किस कैटेगरी को हम चूज करेंगे? जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एसटी, एससी, ये कैटेगरी हम कैसे चूज करेंगे? आपके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं मन में, तो जो मन की समस्याएं हैं आपने मेरे फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी कमेंट किया हुआ है, तो आप सबों की समस्याओं को लेकर के मैं हाजिर हूं। साथ में हम देखेंगे कि 1 to 5 या 6 to 8, 9, 10, 10+2 ये 80 नंबर का जो सब्जेक्ट है उस पर चूज कैसे करना है, इन दो विषयों पर ही आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, जनरल के साथ साथ ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन कैटेगरी में दिया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सबसे अधिक ये कैटेगरी का मैटर है तो सबसे अधिक शेयर कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, जो 16 नंबर बिंदु है उसमें कह रहा है कि कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट, यानी जो अभी एप्लीकेंट है उनकी कैटेगरी क्या है। समझने वाली बात है कि जो जनरल कैटेगरी के जो एप्लीकेंट होंगे उनकी बहाली भी जनरल कैटेगरी में ही हुई होगी, तो इनके लिए कोई विशेष दिक्कत वाली या समझने वाली बात नहीं है। हाँ, इनके लिए है कि ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हम क्यों चुने? जब क्वालिफाइंग मार्क्स में ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट दिया ही नहीं है, उसके लिए कोई निर्धारण किया ही नहीं है, तो फिर ईडब्ल्यूएस हमको चुनने की क्या जरूरत है? हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप दिए रहते तो हम ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है तो हम चुनते कब? जब आप हमको मेरिट लिस्ट में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके लिए कट ऑफ आपने जो जारी किया है, कितना परसेंट रहना चाहिए, 32%, 40%, ये सब अलग अलग कैटेगरी के लिए, तो अगर ईडब्ल्यूएस को भी सम्मिलित किए रहते तो हम चुनते। लेकिन समस्या वहां आ रही है कि जो बीसी क्लास के लोग हैं और उनका सिलेक्शन पहले पंचायत शिक्षक के रूप में जनरल कैटेगरी में हो गया, या एसटी के हैं जनरल कैटेगरी में हो गया, ईबीसी के हैं जनरल कैटेगरी में हो गया, या एससी के हैं जनरल कैटेगरी में हो गया, या अब एससी के हैं और हो गया आपका बीसी पर, या एससी के हैं इनका हो गया ईबीसी पर। समस्या यहां आ रही है कि वे कैटेगरी को कैसे चुने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरक्षित वर्ग वालों के लिए मैंने बताया था कि जो आरक्षित वर्ग से है वे कम से कम अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा ले, आरक्षित वर्ग वाले, और अगर चाहे तो लगे हाथ आवासीय और आय बनवा लीजिए, एनसीएल भी बनवा लीजिए, भविष्य में काम आएगा। लेकिन ध्यान रहे, कल 1 तारीख है, 1 फरवरी, और 1 फरवरी से आवेदन शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन आवेदन। लेकिन आप मेरी बात मानिएगा, कल से आप आवेदन मत कीजिएगा, आप 5 फरवरी तक वेट कीजिए। और ये जो चुनने की बात कर रहा हूं इसको थोड़ा अगर अपडेट होगा तो मैं लेकर के भी आऊंगा इस पर, है ना। लेकिन 100% जो मैं आज कह रहा हूं कि वही होगा। आज की तिथि में आप किस कैटेगरी से हैं वही कैटेगरी चुनना है। आप 2006 में पंचायत शिक्षक के रूप में योगदान किए, 2010 में किए, 12 में किए, 19 में किए, 22 में किए। लेकिन हमको एक बात बताइए कि क्या 2006 में ईडब्ल्यूएस था? नहीं था। हमको एक बात बताइए कि एसटी कैटेगरी के जो लोग थे वह उसमें लोहार जाति के भी लोग शामिल हैं, एक रवि क्लासेस है बेतिया वाले, उनकी भी समस्या है, तो एसटी कैटेगरी में वे शामिल थे, तो एसटी पर उनकी नौकरी हो गई। आज के डेट में कौन सी कैटेगरी चुनेंगे? जी महोदय, ईबीसी ही चुनेंगे। और उनके साथ एक ही प्रॉब्लम हो रहा है, सीटेट को लेकर के। तो इस तरह बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में, हम जिस कैटेगरी के हैं वही कैटेगरी हमको चुनना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीसी कैटेगरी के हैं और उनकी जनरल कैटेगरी पर यानी सामान्य कैटेगरी पर उनका क्या हो गया, उनकी नौकरी हो गई। क्यों नौकरी हो गई? क्योंकि जनरल कैटेगरी में इन्होंने सबसे अधिक अंक लाया, यानी इनका जो मेरिट लिस्ट बन रहा था जनरल में बन गया, तो इनके जनरल पे हो गई। अब बात आ रही है कि इसमें कैटेगरी की बात जो थी वो 2 तरह की थी। एक ये जाति वाली कैटेगरी है, एक कैटेगरी था कि सामान्य था, उर्दू था, बंगला था, वे सब्जेक्ट वाला अलग अलग था। तो उस बात को छोड़ दीजिए, हम यहाँ इस जाति वाले कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो चूंकि बीसी में थे, जनरल में उनकी बहाली हो गई, तो आज की तिथि में वे बीसी के लिए ही अप्लाई करेंगे।
जनरल के लिए नहीं, क्योंकि उस परिस्थिति में वहां पे उनको अधिक अंक लाए थे, इसलिए जनरल कैटेगरी में बहाली हो गई। फिर वे परीक्षा देने जा रहे हैं तो जनरल नहीं लिखेंगे, वे अपनी कैटेगरी जो उनकी जाति है बनाएंगे, जाति प्रमाण पत्र, और अपना बीसी या ईबीसी जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जिसको BC1 कहा जाता है, BC1 कहा जाता है, और बीसी को जो BC2 कहा जाता है। तो ये अपने जाति का ही प्रमाण पत्र लगाकर अपने जाति को ही सिलेक्ट करेंगे, ये ना कि SC ST EBC BC अगर जनरल कैटेगरी में हुआ है तो जनरल कैटेगरी सिलेक्शन नहीं करेंगे। और अगर मेरी बातों में अगर कुछ भी सुधार करना हो तो इसी पोर्टल पे मैं इसी अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, या मैं अपने फेसबुक चैनल पे मैं लेकर के अपडेट जरूर हाजिर रहूंगा। तो इसलिए अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि दूसरा वीडियो मेरा मिले तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर भी कीजिए सबसे अधिक कि मैंने क्या कहा, कैटेगरी कैसे चुनना है, कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो अपना जनरल चुनेंगे। अब बीसी वाले, SC ST EBC वाले, अगर इन लोगों का आपस में SC का कहीं EBC में हो गया, चाहे BC में हो गया, ST का EBC में हो गया, BC में हो गया, या BC का जनरल में हो गया, या इन चारों का जनरल में हो गया, वैसे लोग अपने अपने कैटेगरी कहीं चुनेंगे, जनरल कभी नहीं चुनेंगे। वे आप अपने कैटेगरी को चुनिएगा, और क्यों चुनिएगा इसको भी समझ लीजिए कि क्यों चुनिएगा, क्योंकि फिर अब आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी आज चुन लेते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट तो जनरल कैटेगरी के हिसाब से आपको लाना पड़ेगा मार्क्स। वो तो नौकरी के लिए हो गया कि उस समय आपको अधिकतम अंक आपने लाया था इंटरमीडिएट में, तो आप जनरल कैटेगरी में आपका हो गया। लेकिन फिर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, और एक जान लीजिए परीक्षा जो है 1100 रुपया दे के जा रहे हैं, एक तरह से ये फ्रेश बहाली की तरह है, जिसमें कि मेरिट लिस्ट यानी कट ऑफ भी जारी किया गया है कि इससे मिनिमम नहीं आना चाहिए। ये कोई विभागीय परीक्षा की तरह नहीं लिया जा रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि ताकि भविष्य में कोई मैटर कोर्ट में न फंस जाए, कोई केस न कर दे कि सरकार को इस पर जवाब देना पड़े। इसलिए सारी प्रक्रिया को सेम BPSC की तरह पूरा किया जा रहा है, चाहे फी की क्राइटेरिया हो, चाहे आपके ये कैटेगरी की क्राइटेरिया हो, EWS को शामिल कर लिया गया है इसमें, भले मेरिट लिस्ट में नहीं दिखाया गया है, मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है उसकी क्राइटेरिया हो, या 3 बार सक्षमता की परीक्षा देने वाले। ध्यान रहे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम परीक्षा नहीं देंगे, तो अगर नहीं दीजिएगा तो आपका एक जो चांस है वो खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा सिर्फ सरकार 3 बार ही लेगी। तो हम BC वाले BC को, ST वाले ST को, SC वाले SC को, EBC वाले EBC को, और रबी क्लासेस जो बेतिया वाले उनके लिए स्पेशल मैं कहना चाहूंगा कि आप महोदय अपना EBC ही चुनिएगा, क्योंकि आज के परिदृश्य में, आज के समय में आप EBC हो गए हैं, अब ST नहीं रहे। हाँ, अब आपके सीटेट पर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा तो उस पीरियड का आप दिखाइएगा, उस समय हम ST में थे तो हम सीटेट जब पास किए तो इतना ही पे पास किए। एज फॉर एग्जाम्पल 2017 में के पहले जो बहाल हमारे NIOS वाले शिक्षक हैं, इन सर्विस थे, उनके ऊपर कोई आंच नहीं है, चाहे 2019 में वो पास किए 18 महीने का DLED। लेकिन जो ऑफ सर्विस थे, जो सर्विस सरकारी सेवा में नहीं, तो वो भी NIOS पास कर गए और तब 6ठे चरण में बहाल आ गए। देखिए उनके ऊपर प्रश्न खड़ा हो गया, अवैध करार दिया गया है कोर्ट के द्वारा। ये भविष्य में क्या होगा अलग बात है। तो इसीलिए आप उस प्रक्रिया को फुलफिल कर रहे थे उस समय, तो आप वैलिड हैं, जैसे कि NIOS लोग फुलफिल कर रहे थे उस समय, इस सर्विस के लिए था। तो अब आप समझ गए होंगे शायद अच्छी तरह से। साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि कौन किस सब्जेक्ट का भरेगा। तो मैं बता दूं कि 1 to 5 वाले के लिए एक ही ऑप्शन है 301, लेकिन 6 to 8 वालों के लिए 13 गो विषय है, 13 गो, उसमें से किसी एक विषय को चुनेंगे। 9th वाले के लिए 17 गो विषय है, उसमें किसी एक सब्जेक्ट को चुनेंगे। और 10+2 वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है, 34 विषय है, किसी एक ही विषय को चूज करेंगे 80 नंबर के प्रश्न के लिए, 80 नंबर का उत्तर देने के लिए। बाकी आपको 30 लैंग्वेज और 40 GS तो सबका है, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 10+2 हो। तो अब मुझे लगता है कि आप आश्वस्त हो गए होंगे।
कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हाजिर रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।